और गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वेरी गुड। लगता गुड गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग। लगता घर में खूब अच्छी अच्छी चीजें खा खा के छुपे हुए हो तुम लोग हैं। हेलो। सर लॉकडाउन चल रहा है सर। लॉकडाउन में क्या घर में खाना थोड़ी बंद हो जाएगा बेटा? हैं? सर वही खाएंगे ना जो घर में रहेगा। हाँ सर, अरे, बाहर का थोड़ी मिलता है। घर में बहुत अच्छी चीजें बन जाती है बेटा। हैं? हाँ सर वो तो है। पर सामान तो बाहर से लाना पड़ता है ना। सामान बेटा सब मिल जा रहा है आजकल, नहीं मिल जा रहा है? नहीं सर, हमारे यहाँ तो टोटल लॉकडाउन चल रहा है। हाँ सर। पर सर सीजी हमारे छत्तीसगढ़। हमारे यहाँ तो छत्तीसगढ़ सब में खुला है सर। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन तो नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा। नहीं सर, हमारे यहाँ चल रहा है, अभी तो चल रहा है, अभी 2 दिन और है फिर खुलेगा। रेड जोन अच्छा में है क्या? अच्छा। हमारे यहाँ तो सब खुला है सर। हमारे यहाँ भी कहाँ सब पे? खुला है सर। महाराष्ट्र। एमपी। महाराष्ट्र और एमपी में तो सब खुला हुआ है। हाँ मामा सर। जी मामा जी जो शिवराज सिंह है ना, सब खोल रखा है ना उन्होंने, ऐसा कोई दिक्कत है? यस सर। मामा जी बोलते हैं ना उनको, शिवराज जी यस को। सर। खैर काम बढ़िया करते हैं वो। अच्छा चलो बेटा, आज पहले डिस्कशन करा देता हूँ आप लोगों का। एक टेक्स्ट यस। क्वेश्चन है पेज नंबर 21 पे, वहां से शुरुआत करते हैं, है ना। इसमें एक पहला बेटा है सवाल, HXO को हीटिंग में बताया गया है ना। देखो मैं बताता हूं आपको। जैसे HXO, इसको हीट किया जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है। बोलिए क्या होगा हीटिंग पर, क्या बनेगा? बोलो बेटा। ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। हेलो। यस सर। हाँ लोअर, तो क्या होगा इसमें? बोलिए सब लोग। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। यस सर। डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। अच्छा, डिस्प्रपोर्शनेशन अगर होगा तो क्या क्या बनेगा? बोलिए क्या, कैसे आपको बताया था। एक तो आपको हाइड्राइड मिलेगा और एक इक एसिड मिलेगा। तो हाइड्राइड में कौन सा हाइड्राइड बनाओगे? जवाब दो, बोलिए। HX बनेगा। लोएस्ट लोएस्ट और यस सर। यस सर। और बेटा इक एसिड कौन सी बनेगी? HXO 3 HXO3 बन जाएगा, है ना। यस ओके, सर। तो यहां पर आ गया HX प्लस HXO3 आ गया। दूसरा इसी पर लॉजिक है एक और बहुत अच्छा, कि जैसे HClO3 HClO3 इसको हम हीट कर रहे हैं, तो यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा? हालांकि देखिए, जब मैक्सिमम, ध्यान दीजिए बेटा, जो मैक्सिमम कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की कितनी होती? सब लोग बताओ। 7। मैक्सिमम +7। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है। 7 से ये यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर है या हायर है? लोअर। लोअर है ना। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन होने के चांस है कि नहीं? है सर। बोलिए, है ना, लोअर है। ठीक है ना। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है। अब अगर मान लिया मैं इसको डिस्प्रपोर्शनेट कराता हूं, अब डिस्प्रपोर्शनेट कराएंगे तो एक एसिड बन जाएगी, कौन सी? HClO4, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है। ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरा क्या बनाओगे? दूसरा क्या बनेगा? यहाँ HCl बना लें या क्लोरीन का कोई देखिए यहाँ पर मैं कई ऑप्शन डाल रहा हूं। एक साइड। HCl लिख दिया, HClO रख दिया, HClO2 रख दिया। HClO2। देखो HClO2। अगर हम HClO2 लेते हैं तो क्या अंडर हीटिंग के दौरान ये बच पाएगा? नहीं जवाब दो। नो क्यों? सर। क्यों नहीं बच पाएगा? ये फिर डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा। डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा सर। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है। तो अगर इनमें से कोई भी एसिड अगर हम लिखेंगे तो ये फिर डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएंगे, है ना। इसलिए और जब ये डिस्प्रपोर्शनेट होंगी तो इसमें एक तो मॉलिक्यूल बनेगा HCl का और एक कोई एसिड बन जाएगा HClO3 बन जाएगा। तो इन दोनों जो प्रोडक्ट यहां पे मिलेंगे, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट होगा जो
स्टेबल होगा और आगे कहीं नहीं जा सकता। HCl HCl HCl। तो इसलिए हमने HCl यहाँ पे लिख दिया। ठीक बेटा, HCl हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, HCl लिख दिया तो इसको चलो बैलेंस करते हैं ना, इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग में यहाँ +5 से -1 आ गए, यानी 4 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए, सॉरी 6 आई एम सॉरी, और 5 से यहाँ पे 2 गए, 5 से यहाँ पे 7 आ गया। 7 का मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, रिलीज किए? 2, है ना। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 6 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए और यहाँ एक ने 6 इलेक्ट्रॉन लिए। अच्छा, ऐसे सिचुएशन में आप देखिए क्लोरीन हो गए 4, तो 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस, क्लोरीन बैलेंस 12, यानी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। एक बात और, इसमें करेक्टर होता है रिड्यूसिंग और इसमें करेक्टर है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये दोनों एक साथ सरवाइव कर पाएंगे? नहीं, बोली नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, जैसे HCl हमने लिया, HCl और HClO4 ले लिया, इन दोनों के बीच रिएक्शन कराते हैं। इन दोनों के बीच रिएक्शन कौन सी होगी? यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है। एक ही एलिमेंट के ये बेटा दोनों एक ही कम प्रपोर्शनेशन आएगा। अब कम प्रपोर्शनेशन में यहाँ पर बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या आएंगी? -1 के बाद यहाँ पर आ सकती क्या? 0 आ सकती है ना। 0 से 7 के बीच कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखूं? सवाल उठता है ये इस बात पे भी बेटा, मेरी बात सुनना बेटा, ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा। चलिए पहले एक काम करते हैं, पहले मैं क्लोरीन बना के दिखाता हूं। मान लिया हमें ऐसा लगा कि क्लोरीन बन गई, Cl बन गया। Cl से पहले इसको बैलेंस करते हैं, Cl से बैलेंस करिए। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला और इसको चाहिए बेटा कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 8, यानी 4 हाइड्रोजन हो गए और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया और 4 क्लोरीन हो गए। एक तरीका ये हो गया। अच्छा, एक तरीका और आप देखिए, यहाँ पे HCl लिया एंड प्लस HClO4 ले लिया। अब इसके बीच हमने कम प्रपोर्शनेशन बेटा कराया। अब हमें लगता है कि यार अच्छा एक बात बताओ बेटा सब लोग, इस रिएक्शन में ऊपरली रिएक्शन देखो, ये वाली जिसको मैंने रेड लाइन से टिक किया है, इसमें HCl 1 है, HCl और HClO3 के बीच रेशियो 1:3 है। Yes. लेकिन यहाँ 7:1 है। तो हमको क्या बताओ, ये वाला डिस्प्रपोर्शनेशन जो मैंने दिखाया, इसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं है? जवाब दें। नहीं है सर। नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? जवाब दें सर क्योंकि एक क्योंकि यहाँ HCl के साथ 3 HClO4 लगे। हाँ, वहां पे मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 7 HCl पर 1 HClO4 है, लेकिन यहाँ 7 HCl मिलेंगे कैसे? नहीं भाई, इस वाली रिएक्शन से हमको 1 HCl मिलता और 3 HClO4 मिलते हैं। 1 HCl और 3 HClO4 मिलते हैं। लेकिन अगर ये वाला डिस्प्रपोर्शनेशन हम कराते हैं जो ग्रीन लाइन से मैं बना रहा हूं, इसमें क्या होगा? हमको 7 HCl चाहिए और इसका मतलब ये हुआ कि नहीं, इस टाइप की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं। तो एक काम करते हैं बेटा, अब मैं क्लोरीन का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ले जाता हूँ। हायर का मतलब क्लोरीन की हायर में क्या होगा? कोई ऑक्साइड वगैरह बना दे जो स्टेबल। क्लोरीन की ऑक्साइड्स कौन कौन सी आती हैं? OCl2 होता है, ClO2 होता है, Cl2O6 होता है, Cl2O7। तो Cl2O7 बना नहीं सकते यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑक्साइड लेते हैं। यहाँ पे क्लोरीन का ClO2 बना दिया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है। अच्छा, अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है तो इसको चलो बैलेंस करो। -1 से +4 गए, यानी कितने इलेक्ट्रॉन निकाले इसमें? 5 ही हो गए ना। Yes, और इसका 7 है, और यहाँ पर बेटा कितने आए? 7 से 4 आए। कितने गेन के? 3। तो इसने इलेक्ट्रॉन निकाले कितने? 5 माइनस नहीं 5 सॉरी 6 हो गया ना बेटा। -1 से +4 6 हो गया ना।
सर 5 ही तो होंगे। 5 हुए, अच्छा 5 हुए, अच्छा। तो अगर मान लिया पाँच -1 से 4 गए तो यहाँ पे 5 आ गए, और यहाँ 4 से 7 से यहाँ पे 6। तो एक काम करते हैं, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कितने से, 1 मिनट, 4, 7 से 4 गया ना 3, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लोरीन कितने हो गए, 8, 8 का मतलब यहाँ पे 4 हो गया, सॉरी 8 हो गया, तो 8 बना दिया, ऐसे 8 बना दिया, N प्लस, ठीक, अच्छा। और वाटर कितना हो गया, 4 वाटर हो गया। अच्छा, ये डिस्प्रपोर्शनेशन बताओ सूट करता नहीं करता, सॉरी कॉम्प्रपोर्शनेशन, ये कॉम्प्रपोर्शनेशन सूट करेगा नहीं करेगा? ऊपर देखो, एक मॉलिक्यूल यहाँ HCl 3 यहाँ पे। अब ऐसा करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, इसमें से ये वाली रिएक्शन को मैं डिलीट कर देता हूँ, बीच वाली रिएक्शन इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है, हटा दिया इसको, ठीक है बेटा। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पर, इसमें क्या चीज मैं डिलीट करूं यहाँ पे, और इन दोनों रिएक्शन में क्या डिलीट करना होगा, HClO4। इसको HCl को हटाना पड़ेगा, इसको कितने से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, बोलो, 12 मॉलिक्यूल HClO3 के आ गए, इनको हमने हीट किया, HCl कैंसिल आउट हो गया, और ठीक है ना, 8 मॉलिक्यूल ClO2 के आ गए प्लस, और यहाँ पे बेटा 9 HClO4 है, यहाँ कितने हैं, 5, यानी 4 आएगा ना, 4 HClO4 आ गए, एंड प्लस वाटर कितने आ गए, 4 आ गए ना, 4 वाटर। अब देखो, अपन लोगों ने प्लान किया एक बार में सब नंबर कट जाएंगे, देखो 3, 2, 1 और 1 पूरा आ गया ना। Yes, तो HClO4 को हमने डिस्प्रपोर्शनेट कराएंगे तो ClO2 बन जाएगा, HClO4 बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो इस तरीके से यहाँ पर, ये मैंने आपको नहीं शायद बताया था, इसलिए इसको मैंने डिटेल से बताया हमने, ठीक है बेटा। सर बट इसमें ऑक्साइड अलग से कैसे बन रहा है, अभी तक तो किसी ऑक्साइड इसलिए, अरे सुनो तो, अगर आप कोई ऑक्सीएसिड बना दोगे, अगर क्लोरीन के बीच की ऑक्साइड बनाओगे, +-1 और +7 के बीच का कोई ऑक्सीडेशन स्टेट लोगे, तो आपको यहाँ पर क्या बन सकता है, 0 ले लें, या +1 ले लें, या +3 ले लें, या +5 ले लें। एक तरीका तो ये है, 0 लेंगे तो क्लोरीन आएगा, +1 लेंगे तो HClO आ जाएगा, +3 ले लेंगे तो क्या बनेगा, HClO2 ले लेंगे, ये बन जाएगा HClO3। तो क्या इनका सर्वाइवल हो पाएगा, बोलिए, नहीं हो पाएगा। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, कोई ऑक्साइड, यानी क्लोरीन के अलावा मेरे को दूसरा प्रोडक्ट लेना पड़ेगा जो डिस्प्रपोर्शनेट ना हो सके, सरवाइव कर सके। तो इसलिए ClO2 लेना पड़ेगा, क्योंकि वो डिस्प्रपोर्शनेट नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए लेना पड़ा, वो एक्वस फेज में डिस्प्रपोर्शनेट करेगा। अच्छा, इसके बाद है एक ऑक्साइड +4 स्टेट का क्यों बना, +3 का क्यों नहीं बना ऑक्साइड? अरे +3 का नहीं बनता बेटा, आपको बताएं क्लोरीन की ऑक्साइड क्या क्या होती है, OCl2, ClO2, Cl2O6, Cl2O7, ये क्लोरीन के ऑक्साइड है। Cl2O3 नहीं मिलता है, Cl2O5 नहीं मिलता है, आगे P ब्लॉक में पढ़ाएंगे, ठीक है, ये नहीं मिलेंगे आपको, ये इवन नंबर वाले मिल रहे हैं, और ये बहुत हाईली अनस्टेबल होते हैं। और ये तो बिल्कुल, ये तो सॉलिड स्टेट में ही आता है, ये तो हो ही नहीं सकता, Cl2O7 होगा नहीं, OCl2 भी यहाँ पर +1 आ गया, ये मिलेगा नहीं, यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक करके आगे चला जाएगा। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में बता चुका हूं, सोडियम सल्फाइड को हीट करो तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट प्लस सोडियम सल्फाइड। फोर्थ बता चुका हूं मैं आपको, फोर्थ में क्या बनेगा, बोलिए, NaH2PO3 को हीट करोगे तो क्या बनेगा, फास्फीन प्लस फास्फीन, NaClO4, सॉरी एक ये भी मैंने आपको बता दिया, NaClO को अगर अपन हीट करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl प्लस
NaClO3 है ना, और इनके बीच कोई कंप्रोपोर्शनेशन नहीं हो सकता क्योंकि मीडियम यहाँ पर बेसिक है, अल्कलाइन है। अच्छा, 6 क्वेश्चन में H4SiO4, जैसे ये लिखा हुआ ना H4SiO4, लेफ्ट में NaClO2 नहीं बनेगा? कहा क्यों बना दोगे आप बताओ मेरे को? एक एसिड का आएगा ना, मैंने क्या बोला, एक एसिड ही बनाना आपको, एक एसिड बनाना है, हाइड्राइड एंड एक एसिड, एक एसिड का सॉल्ट बन गया, यहाँ पे सोडियम आ जाएगा, आज मैंने कभी बोला ही नहीं। ओके, फिर अगला केस यहाँ पर आएगा, जैसे ये सिलिसिक एसिड है, सिलिसिक एसिड को अगर अपन हीट करें तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, बोलिए? ये अपने मैक्सिमम कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ध्यान दीजिए बेटा, तो जो मैक्सिमम कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड मिलेगा, यानी SiO2 मिल जाएगा एंड प्लस वाटर। देन HClO4, अब देखिए HClO4 आ गया, HClO4 एक कंट्रास्ट देखना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 7 हो गया मैक्सिमम। अच्छा बताइए एक मिनट, HClO4 को हीट करने पर डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा नहीं करेगा, जवाब दीजिए। करेगा। नहीं करेगा। नहीं करेगा, अपने मैक्सिमम कॉमन में है ना, अपने मैक्सिमम कॉमन स्टेट में है। अच्छा सुनो एक बात, यहीं पर ध्यान दो, अगर किसी नॉन मेटल के ऑक्सी एसिड में, किसी नॉन मेटल के ऑक्सी एसिड में सेंट्रल आइटम अपने मैक्सिमम कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उसको कभी भी हीट करके जब हम डिहाइड्रेट करेंगे तो उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का सबसे पहले ऑक्साइड बनेगा, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का, जैसे देखो यहां पे बना था ना, सिलिसिक एसिड है, सिलिसिक एसिड को हमने हीट किया, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड बन गया, यहां पर भी बेटा वही होगा, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड बनेगा एंड प्लस वाटर। एक स्टेप हुआ। अब दूसरा स्टेप ये है कि ये जो ऑक्साइड बेटा बन गया, ये जो ऑक्साइड बन गया यहाँ पे, जैसे SiO2 बन गया यहाँ पे Cl2O7, क्या ये फर्दर डिकम्पोज होंगे या नहीं होंगे, ये फिर हमें फिर डिसाइड करना है। तो इसके लिए मैंने एक बात आपको बताई है, लेफ्ट ब्लॉक और राइट ब्लॉक। यस तो सिलिका जो है लेफ्ट ब्लॉक का है, सिलिका SiO2 लेफ्ट ब्लॉक का आएगा, इसको हीट करने पर क्या ऑक्सीजन मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। इसको हीट करने पर ऑक्सीजन मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। और एक बात मैंने आपको बोली है, ध्यान दीजिए बेटा, अंडर एक्शन ऑफ हीट क्लोरीन के ऑक्साइड्स, हैलोजन के ऑक्साइड हमेशा डिकम्पोज हो जाएंगे, ठीक है ना, हमेशा डिकम्पोज हो जाएंगे। और जो अभी मैंने जो Cl2 जो भी बना के आपको दिखाया था, और हकीकत बता दें Cl2 भी डिकम्पोज कर जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट लिखा जाता है क्योंकि वार्मिंग यहाँ पे हल्की होती है, डिकम्पोज वो भी हो जाएगा। फिर स्टूडेंट्स इसके बाद फिर आता है यहाँ पे आर्थोबोरिक एसिड। जैसे बेटा ये हमने लिखा H3BO3, H3BO3 को अगर मैं हीट करूं तो आप लोग बताएं क्या, पहले क्या चेक करेंगे, ऑक्सी एसिड में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3। अच्छा बताओ +3 अगर है तो यहाँ डिस्प्रपोर्शनेट होने की कोई चांस है या नहीं, जवाब दीजिए। नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपने मैक्सिमम कॉमन में है। तो अब क्या होगा, इसी का हीट करने पर इसी ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड बना देना और प्लस वाटर बन गया। अब दूसरी बात ये बताओ, क्या मैं इसको फर्दर हीट करने पर ऑक्सीजन मिलेगी और बोरान मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका जवाब दो। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। लेफ्ट ब्लॉक है ना। अब जैसे यहाँ पर आ गया ये नाइन्थ वाला आ गया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, HMnO4 यानी पर मैग्निक एसिड। पर मैग्निक एसिड, अच्छा बताओ मैग्नेट आयन में कौन सा करेक्टर होता है, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग या कुछ भी नहीं? ऑक्सीडाइजिंग है। तो अगर ये उसी एनायन का एसिड है पर मैग्निक एसिड, तो इस पर मैग्निक एसिड में भी ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर होगा।
Yes, और मैग्नीज अपने 7 ऑक्सीडेसिव स्टेट में नहीं, मैक्सिमम ऑक्सीडेसिव स्टेट पे, रिमेंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेसिव स्टेट में है। तो अगर मैं इसको हीट करूंगा तो डिस्प्रपोर्शनेट होगा या नहीं होगा, इसका जवाब दीजिए। नहीं होगा। नहीं होगा। तो ये इसी ऑक्सीडेसिव स्टेट का ऑक्साइड बना लिया, Mn2O7 बना लिया। अच्छा, अब आप बताओ, ये जो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर रखता है, ये जो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर रखता है बेटा, तो इसमें अगर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, तो इसके ऑक्साइड में भी ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर इसके ऑक्साइड में है या एसिड में है तो ऑक्साइड में भी होगा। अब इसके साथ 2 ऑप्शन है। अगर हम एसिड मीडियम ले लेते हैं तो ये मैग्नीज 2 में आएगा और ऑक्सीजन की संख्या यहां पर आ जाएगी। अगर हम वीकली अल्कलाइन मीडियम ले लेते हैं तो यहाँ पे मैग्नीज 4 बन जाएगा, मैग्नीज 4 का MnO2 N प्लस ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो हमको बेटा ये बताओ कि दोनों में ऑक्सीजन की संख्या सेम होगी। मान लीजिए ये X है और ये Y है, तो X और Y के नंबर सेम होंगे, अलग अलग होंगे? अलग अलग। किसमें X और Y में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? X का मैग्नीट्यूड ज्यादा। अच्छा, कैसे पता चला कि ज्यादा होगा? सर उसमें एक भी ऑक्सीजन वो MnO बनेगा। देखिए एक भी मैं आपको ऑक्सीजन बता देता हूँ। देखिए यहाँ मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है, ये 7 से रिड्यूस हो रहा 2 में और ये 7 से रिड्यूस हो रहा 4 में। तो जितना 7 से 2 आया ना, तो जितना ज्यादा इसका रिडक्शन होगा उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हुई। हंस कौन रहा भाई? ठीक है ना? तो X की वैल्यू ज्यादा होगी देन Y। यस सर। ठीक है ना? ठीक ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पर एक लिखा हुआ है H2Cr2O7, इसका नाम है क्रोमिक एसिड। इसमें ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है या नहीं? जवाब दीजिए। बोलो है। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग, अच्छा एक और बात, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 6। 6 लोअर है या मैक्सिमम है? मैक्सिमम। तो अगर मैं इसको हीट करूंगा तो वाटर बनेगा और इसी ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड बनेगा CrO3। अच्छा, अब दूसरी बात ये बताइए, अगर इसमें ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर अगर है तो इसके ऑक्साइड में भी ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होगा। तो अगर मैं इसको हीट करूं या एसिड डालूं तो यहाँ पर एसिड अगर डाल देंगे तो यहाँ IMR हो जाएगा। IMR मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब क्रोमियम 6 से कहां जाएगा? 2 में या 3 में से? 3 में जाएगा। क्रोमियम 3 बन गया और प्लस ऑक्सीजन रिलीज होगी। ऑक्सीजन रिलीज होगी। अगर मैं इसको वार्म करता हूं, हीट करता हूं, तो क्या बनेगा? Cr2O3 N प्लस ऑक्सीजन। अब देखो दोनों की बात है। अगर मैं हीट करूंगा तो Cr2O3 बन जाएगा, अगर एसिड डाल देंगे तो क्रोमियम 3 बनेगा। जानते हो क्यों? जरा इसी में सोचो, अगर मैं इसी में एसिड डाल दूं तो क्या होगा? क्या बन जाएगा? क्रोमियम 3 प्लस, क्योंकि एम्फोट्रिक कैरेक्टर है Cr2O3। यस सर। अच्छा, ये जो 11th क्वेश्चन है वो मैं आपको बता चुका हूँ हाइपो का। इसमें सोडियम पेंटासल्फाइड आएगा, है ना? सोडियम पेंटासल्फाइड आएगा। ओके। अच्छा, अब मैं डिस्कशन बंद कर रहा हूँ, हालांकि मैंने एक और दिया हुआ है। अगले क्लास में PT5 करके लाओ बेटा। सर ये क्रोमिक एसिड का इसमें बेसिक क्यों नहीं लिया? बेसिक इसलिए नहीं आ जाएगा, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा 6 है। अगर कोई ट्रांजिशन मेटल 5 या उससे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर है तो उसके ऑक्साइड ऑक्सी एसिड में हमेशा एसिडिक कैरेक्टर बेटा होगा। ठीक है ना? यस सर। तो इसके अगला जो पीटी मैंने आपको दिया था, पेज नंबर शायद 26 का है, आई थिंक। क्यों बेटा? यस पेज नंबर 26 का है। इसको मैं अगले क्लास में डिस्कस फिर करूंगा, या पहले मैं PT5 डिस्कस करूं? नेक्स्ट क्लास के लिए PT5। ओके सर। PT5 आप लोग करिए। अच्छा, और अब मैं हाइड्रोलिसिस स्टार्ट करता हूँ। आपका पसंदीदा, यस सर, फेवरेट। हाँ, फेवरेट टाइप ऑफ रिएक्शन में, है ना? और अगले क्लास में टाइप ऑफ रिएक्शन खत्म, फिर अपन लोग एप्लीकेशन पर आएंगे, है ना? यस। तो आप
आपको और अच्छा फील होगा। अच्छा, तो वो फिर हम मेरी लोग वाइफ लिखेंगे नहीं, फिर सीट से पढ़ाएंगे, सीट से ही पढ़ाना है ना। ओके, Okay. बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पढ़ाना होगा। अच्छा, सर बीच में एक लेक्चर रिवीजन का इतने दिन से जो पढ़ा है। हाँ सर, सब कुछ उड़ चुका है, मतलब सिर्फ डिस्प्रोपोर्शनेशन के पहले का रिवीजन। हाँ सर। सब हो जाएगा, परेशान ना हो। एप्लीकेशन में रिवीजन ही होगा। सर आपने बोला था application थोक लो। में करवाओगे। हाँ हाँ हाँ, सर। थोक में। हाँ, थोक थोक का मतलब क्या? होलसेल। एक साथ। होलसेल होलसेल। हाँ, होलसेल। ओके, तो आज हम बेटा पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किया था कहाँ तक? 16 ग्रुप के फ्लोराइड की हाइड्रोलिसिस। आज हम बात करेंगे 17 ग्रुप में, और 17 ग्रुप में हम लोग पढ़ना है हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। अच्छा, इंटरहैलोजन कंपाउंड तो सब लोग बेटा जानते ही हैं, नहीं जानते हो? अच्छा, इसमें इंटरहैलोजन कंपाउंड में एक होता है XY टाइप। XY टाइप की हाइड्रोलिसिस, जैसे ClF ले लिया हमने, ClF प्लस वाटर, रूम टेम्परेचर। SN2 है ना बेटा, रूम टेम्परेचर पर वो है। अच्छा बताओ, प्रोडक्ट बताओ सब लोग। वाटर कहाँ अटैक करेगा? Cl पे। Cl पर। अच्छा, उस पर अटैक करेगा तो उसका क्या बनेगा? ऑक्सी एसिड, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का, +1। और बाकी का क्या बनेगा? हाइड्राइड। फिर जैसे हमने बेटा मान लिया एक ICl ले लिया प्लस वाटर, प्रोडक्ट बताओ। HIO प्लस Cl। HCl। ये XY टाइप हो गया। अब मैं XY3 टाइप लेता हूं। XY ClF3 में रिएक्शन कराई वाटर के साथ, रूम टेम्परेचर। SN2 से ही हो गया है ना बेटा, SN2 बोलो, प्रोडक्ट बताओ। HClO3 यानी HClO2। HClO2 ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ गया, N प्लस HF आ गया ना। अच्छा, यस सर। अब मैं यहां पर अगला केस लेता हूं IF3। IF3 की रिएक्शन वाटर के साथ स्टूडेंट जब कराते हैं तो रूम टेम्परेचर पर जब इसकी रिएक्शन होगी तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि HiO2 मिलेगा डिस्प्रोपोर्शनेट। और प्लस HF मिलेगा, परंतु ये डजंट एग्जिस्ट। It doesn't exist as free acid. बेटा HiO2 फ्री एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट ये यहाँ पे नहीं करता है। तो ये अब ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है कि IF3 ये फर्दर कन्वर्ट किस में हो जाए, HiO3 में कन्वर्ट हो जाए, N प्लस HF में चला जाए, है ना। यस इस पर एक बात हम आपको बताते हैं, आज ही NCERT देखना 17th ग्रुप जहां पे हैलोजन बेटा लिखा गया है, वहां पर आप देखोगे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का एक टेबल बनी हुई है ना, एक टेबल बनी हुई है। और उस टेबल में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की +1, +3, +5, +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट वाली ऑक्सी एसिड का फार्मूला लिखा है। आप देखोगे कि आयोडीन और ब्रोमीन में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए ब्लैंक छोड़ रखा है, ब्लैंक पड़ा हुआ है। क्यों ब्लैंक पड़ा हुआ है? क्योंकि HiO2, HbRO2 ये एसिड्स फ्री स्टेट में
सरवाइव नहीं करती हैं, जबकि इनके सॉल्ट सरवाइव कर जाते हैं। तो आज की डेट में आपको कितनी ऐसी एसिड पता चली जो फ्री स्टेट में सरवाइव नहीं करती? एक तो आपको पता चला HNO2, एक आपको बोला थायोसल्फ्यूरिक एसिड, एक पता चला HiO2, अगला पता चला HbRO2। इसका मतलब ये हुआ, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि IF3 की जो हाइड्रोलिसिस है वो रिडॉक्स होगी। Am I right? बोलिए। हेलो। Yes, sir. यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि IF3 की हाइड्रोलिसिस या ICl3 की हाइड्रोलिसिस रिडॉक्स टाइप की होगी, क्योंकि यहां पर HiO2 बनना चाहिए लेकिन HiO2 नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इसलिए ये रिडॉक्स हुआ। तो जैसे हमने पिछले क्लास में एक बात बोली थी कि हाइड्रोलिसिस के वक्त अगर जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जहां वाटर अटैक कर रहा है, अगर वो अपने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो हमेशा नॉन रिडॉक्स होगा। ऐसा बोला था ना? हेलो। यस सर। Yes, sir. ऐसा बोला था। अब देखो यहां पे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फ्री एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। नहीं करता। इसी तरीके से अगर कोई नाइट्रोजन का कंपाउंड होता, जरा सोचना बेटा, अगर कोई नाइट्रोजन का कंपाउंड होता और नाइट्रोजन से हमें, मान लिया नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड X है और उसकी मैं हाइड्रोलिसिस कराता और वहां पर मान लिया HNO2 बनता, तो क्या HNO2 लिखते आप? जवाब दीजिए। नहीं लिखते सर। नहीं लिखते। क्या लिखोगे? HNO2 मिल जाएगा, दैट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? HNO3 प्लस NO। ये तो लिखते हैं ना? यस सर। आप ये लिखते तो हम वहां भी बोलते क्या कि डिस्प्रोपोर्शनेट बेटा कर जाएगा, तो यहां पे भी रिडॉक्स हो जाती। लेकिन खैर इस टाइप का नाइट्रोजन मिलता है। आपको बता दें इस पॉइंट में सिर्फ दो जगह कमियां आती हैं, जो मैंने, एक तो आज अभी मैंने बताया, एक मैं अगले क्लास बताऊंगा। जिनॉन के कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस में रिडॉक्स होता है, जबकि वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है। ठीक है ना? तो सर, अगर एक doubt- किसी, हाँ बोलिए। HiO में क्यों नहीं कन्वर्ट होता, मतलब प्लस HiO3 में क्यों हुआ? ये बताओ मेरे को, पहले जवाब मेरे को दो। अगर बनना चाहिए +3, तो अगर +3 बना है तो +3 बनने के बाद अगर वो डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है 5 में, अगर वो डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है 5 में, इसका मतलब हुआ कि एक ऑक्सीडाइज हुआ तो अगला यहाँ पे कुछ रिड्यूस हुआ होगा। और रिड्यूस हुआ तो यहाँ पर क्या बना होगा? हो सकता है कि यहाँ पर HI बना हो सकता है यहाँ पे आयोडीन का और कोई प्रोडक्ट बना हो। समझ गया ना? मतलब अच्छा। हाँ, ये ऐसा नहीं कि हमने 5 लिख दिया तो आपने 5, डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा। मैं पूरा प्रोडक्ट इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन किताबों में कहीं नहीं मिलती है। सिर्फ इतना मिलता है कि आयोडीन और ब्रोमीन के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्सीडेशन सरवाइव नहीं करते, और ना ही उनको लैटिमर डायग्राम में कोई जगह दी गई है। रिमेंबर, लैटिमर डायग्राम में उनको कहीं कोई जगह नहीं दी गई, मतलब हमको इनका SRP भी नहीं मालूम है। तो हम डिस्प्रोपोर्शनेट या और कोई रिडॉक्स हम कैसे सोचें कि क्या प्रोडक्ट बन गया होगा? और ना इनका कोई हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट मिलता है। मतलब किसी किताब में लिखा तो अपनी तरफ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई ये बना होगा, सरवाइव नहीं करेगा। ठीक है ना? ऐसा हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे XY5। आज ही देखते हैं NCERT सब लोग। XY5 में स्टूडेंट, मान लिया हमने ClF5 ले लिया, इसकी हाइड्रोलिसिस कराई, जवाब दो क्या बनेगा? SN2। पहले बेटा एक बात बता, कुछ सवालों का जवाब दे।
रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोलिसिस होगी या ड्रास्टिक कंडीशन पर? रूम टेम्परेचर रूम Temperature. टेम्परेचर। SN1 SN2 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 redox non redox नॉन non redox मैकेनिज्म कौन कौन से लगेंगे? SN2 फॉलोड बाय SNAE। मैंने पिछले क्लास एक कंसेप्ट दिया था कि अगर कोई कोवलेंट हैलाइड है AXN, याद आया ना आपको? हाँ, जिसमें A सेंट्रल एटम डबल बॉन्ड बना सके, N की वैल्यू 4 से ज्यादा हो और नॉन रिडॉक्स हो, तो वहां पर पार्शियल एज वेल एज कंप्लीट दोनों हो सकता है। तो पहले पार्शियल प्रोडक्ट बताओ क्या लिखूं? पार्शियल HClO3. ClOF3 बनाओगे। पहले एक काम करना बेटा, 2 हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देना OH से, उनसे वाटर निकाल देना, है ना? Yes, sir. और फिर यहाँ पर आ गया वाटर, प्लस आ गया यहाँ पे HF। अच्छा, फिर ये आ गया यहाँ पर है ना, इट कैन बी आइसोलेटेड, इट कैन बी आइसोलेटेड on partial hydrolysis, on partial hydrolysis। इसके बाद फिर इसकी हाइड्रोलिसिस हुई, बोलो क्या बनेगा? अब यहाँ बेटा वाटर डालेंगे, अब SNAE बन जाएगा, है ना? SNAE बनने के बाद प्रोडक्ट क्या बना? HClO3 प्लस 5HF प्लस। ऐसे बेटा IF5 का आप लोग बना लोगे या बनाओ? हेलो, बना लेंगे। बना लेंगे सर। बना लोगे? बना लेंगे सर। बना लेंगे। Yes. अच्छा, sir. अब हम बात करेंगे लास्टली XY7 टाइप। सर एक ClO2 F में नहीं जाता क्या पार्शियल हाइड्रोलिसिस? क्या ClO2 नहीं, वहां पे 2 में नहीं जा पाएगा, उसके बाद में फर्दर चला जाएगा किसमें? HClO3 में जाएगा, फास्ट रिएक्शन वाली हो जाएगी, ठीक है ना? फिर यहाँ पे XY7 का मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल है IF7 की वाटर के साथ रिएक्शन होती है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ वार्मिंग की जरूरत पड़ती है हमारे को। वार्मिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है, देखिए जरा सोचिए कि आयोडीन पर ऑलरेडी कितने बेटा सब्स्टिट्यूएंट है? 7। आयोडीन पर 7 सब्स्टिट्यूएंट है, 8वां बॉन्ड बनाएगा और 8वां बॉन्ड बनाएगा, तो थोड़ा सा क्राउडिंग को हटाने के लिए या ओवरकम करने के लिए हमारे को थोड़ा वार्मिंग की सहायता जरूरत है यहाँ पर। और इस वार्मिंग के दौरान फिर यहाँ पर क्या होगा? अच्छा, आयोडीन 8 बॉन्ड बना भी लेता है कि नहीं बनाता है? कोई प्रोडक्ट पढ़ा जिसमें आयोडीन ने 8 बॉन्ड बन पड़ा है? नो सर। पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा। मैं आपको बता दूं, IF8 माइनस, वो कैप कि नहीं कैप नहीं आएगा, वो आएगा स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक आएगा, है ना बेटा? तो अब यहाँ पर क्या बन जाएगा? मैं इसका प्रोडक्ट लिखता हूँ, आयोडीन 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 आयोडीन, और ये आयोडीन आ गया यहाँ पे, डबल बॉन्ड O आ गया, फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन। ये क्या बन गया? पार्शियल प्रोडक्ट। हाँ, ये बेटा अब देखिए, पहले यहाँ पर क्या थे? 7 फ्लोरीन थे। 7 फ्लोरीन में 5 फ्लोरीन के बीच 72 एंगल था, और अब यहाँ पर क्या हुए? यानी हाइड्रोलिसिस कराने के बाद थोड़ा स्टेरिक क्राउडिंग से रिलीफ मिली हुई एक अच्छा ड्राइविंग फोर्स है। शुरुआत में तो ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ी, लेकिन बाद में रिएक्शन फास्ट हो गया होगा, है ना? ड्राइविंग फोर्स, इसका नाम होगा आयोडिल पेंटाफ्लोराइड। आयोडिल पेंटाफ्लोराइड। अच्छा, अब इसकी फिर हाइड्रोलिसिस होती है। इसकी जब हाइड्रोलिसिस होगी तो SNAE लगेगा यहाँ पे। Yes, sir. यस तो अब यहाँ पे बन गया आयोडीन, और डबल बॉन्ड आ गया 1 2 3 4 5 OH OH OH। इसका नाम है आर्थोपरायोडिक एसिड।
आर्थो पर आयोडिक एसिड। आर्थो पर आयोडिक एसिड ये मिल जाएगी और फिर यहां से वाटर हम निकाल सकते हैं। 2 वाटर मॉलिक्यूल अगर निकल जाएंगे तो यहां बन जाएगा क्या, HiO4 + 7HF। आर्थो पर आयोडिक एसिड बेटा एग्जिस्ट करती है, आपने देखा होगा। अच्छा, आयोडीन पर 5 OH ग्रुप सरवाइव कर रहे हैं, हालांकि अनस्टेबल रहती है, लेकिन फिलहाल इट कैन बी आइसोलेटेड। तो आर्थो पर आयोडिक एसिड बेटा मिलती भी है ना, और इससे फिर हम पैरायोडिक एसिड बना लेंगे। सर अगर ये रिएक्शन दी हुई है तो पार्शियल प्रोडक्ट लिखेंगे कि कंप्लीट प्रोडक्ट? कंप्लीटली लिखना है, उसमें ब्लैंक लिखा होगा कि अभी कहाँ पे आपको रोकना है। लेकिन आपको बता दें, अगर जे में कभी क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट ही लिखना होगा, है ना बेटा, डायरेक्ट प्रोडक्ट ही लिखना होता है, ठीक। यस सर। हाँ, और आईटी आपके लिए एक और अच्छा एक काम करती है, ज्यादातर वो रिएक्शंस को, मतलब हम तो कभी पेपर में देते तो बहुत कुछ छिपा लेते हैं, तब आपसे पूछते हैं, और आईटी इतना छिपा के नहीं पूछती है, वो बता के पूछती है आपसे। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो आप अपना दिमाग लगा के बना लोगे। इस साल जैसे आपने पेपर देखा, पिछले साल के पेपर आप देख लीजिए, आप देखिए ना, इस साल में जितने पेपर आए, जैसे एक डाइपोल वाला तुम लोगों ने देखा था, नहीं देखा था क्वेश्चन? हाँ सर, वो डाइपोल का क्वेश्चन आया था कि कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। नहीं, उसमें था कि जैसे कॉम्ब होता ना, कंघा जिसको अच्छा, बाल, कॉम्ब को आपने चार्ज किया तो कॉम्ब पे चार्ज क्या आता है, यहाँ पे नेगेटिव आता है। तो इनमें से कौन से लिक्विड मॉलिक्यूल, जैसे जो कुछ सब्सटेंस दिए, मान लिया उन सब्सटेंसेस को लिक्विड स्टेट में हम पास कराते हैं, उनके कांटेक्ट में मैं कॉम्ब लाता हूँ चार्ज, तो कौन स्टेट फ्लो से डेविएट होंगे। जैसे मान लिया हमने ऐसे ये ब्यूरेट से हमने उनको डाला, ये ऐसे नीचे सीधे गिरना चाहिए, लेकिन अगर मैं कंघा यहाँ रख दूं, ऐसे ये कंघा यहाँ रख दिया, तो किस में डिफ्लेक्शन इधर हो जाएगा। तो इस पे नेगेटिव चार्ज है बेटा कंघे पर, तो यानी जिस पे पॉजिटिव होगा पॉजिटिव वही आएगा। तो यानी जिस पे, इस तरीके से यहाँ पे एक अच्छा सवाल उन्होंने पूछा। एक और अच्छा सवाल पूछा था, बताएंगे आपको। अच्छा, हालांकि वो अपने यहाँ सीट में उसमें आ जाएगा, सर की बुक में भी किताब में है, क्वेश्चन है, वो मैं आपको बताऊंगा। मैग्नेटिक बैलेंस वाला क्वेश्चन था, मैग्नेटिक बैलेंस वाला क्वेश्चन था कि जैसे अगर कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसको जब मैग्नेटिक बैलेंस में रखते हैं तो वेट उसका बढ़ता है कम होता है? हेलो, बढ़ता। सर ये तो आइडिया नहीं है। हाँ, आइडिया क्या, फिजिक्स वाला फंडा लगाओ आ जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये एक मैग्नेटिक बैलेंस ले लिया, ये चलो भाई बता देता हूँ। ये बेटा एक मैग्नेटिक बैलेंस है ना, ये इसका तराजू, ये तराजू वाला बना दिया है ना, ये हमने यहाँ पर इस पे एक वेट दे दिया, m ग्राम लिख दिया है ना बेटा, और एक यहाँ पे एक शीश ऐसे लटका दिया, इसमें एक सब्सटेंस डाल दिया, एक सब्सटेंस, और ये यहाँ पे नॉर्थ पोल है और एक यहाँ पे साउथ पोल है, समझ में आया ना? ये मैग्नेटिक बैलेंस है, या मास का। अच्छा, अगर x डायमैग्नेटिक है, x का म्यू इफेक्टिव 0 है, x का म्यू इफेक्टिव 0 है, तो जब म्यू इफेक्टिव 0 है तो आप बताइए ये जो पैन है ना, वो बैलेंस का पैन कहाँ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? एक बार क्या हो सकता है, ये ऊपर, एक बार जा सकता है ऊपर जा सकता है, और एक बार नीचे भी आ सकता है। तो ये कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा? अगर मान लिया x का वैल्यू म्यू इफेक्टिव नॉट इक्वल टू 0, तो मैंने आपको एक बात बताई है, आपको याद होगा कि अगर कोई सब्सटेंस डायामैग्नेटिक है तो एक्सटर्नल फील्ड में क्या होता है, अट्रैक्ट होता है रिपेल होता है? जवाब दो, रिपेल। बताओ, रिपेल होगा। अगर कोई सब्सटेंस डायामैग्नेटिक है तो एक्सटर्नल फील्ड में रिपेल्ड होगा, रिपेल होगा ना। हमने बताया था कि जो एक्सटर्नल फील्ड का अपोजिट फील्ड इंड्यूस हो जाता
है ना, तो वहां पे जो फील्ड इंड्यूस होगा वो क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। ये भी फिजिक्स में भी सर आपको बताएंगे। तो ऊपर कब जाएगा ये, जब इसका म्यू फैक्टर क्या होगा, 0 होगा, 0 जब म्यू फैक्टर 0 हो जाएगा। और ये कब होगा, जब इसका म्यू फैक्टर 0 नहीं होगा, है ना, नीचे की तरफ आएगा। हाँ, तो आपको वो हैवी कब लगेगा, सब्सटेंस हैवी कब लगेगा, पैरामैग्नेटिक होगा। जब पैरामैग्नेटिक होगा तो हैवी लगेगा, और डायमैग्नेटिक होगा तो वेट उसका कम लगेगा। तो उसमें पूछा, उन्होंने कई सब्सटेंस दे दिए थे, जैसे उन्होंने कहा कि वाटर में एक केस शायद वाटर का दिया था, एक दिया था K4FeCN6 का, एक O2 है और एक C6H6 है ना, C6H6। इसमें जैसे आपको वाटर में क्या होगा, ऊपर जाएगा, कि ऊपर जाएगा, और एक H2O2 था ना, कौन सा और क्या था मुझे याद नहीं आ एक रहा, O2 था, O2 है ना। O2 में क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ये पूछा गया था, हालांकि ये कोई खास नहीं था, लेकिन इसको इन्होंने थोड़ा सा इस तरीके से व्यू दे दिया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब तक हम लोगों ने 15, 16, 17 पहुंच गए। अब मैं बात करूंगा 13 ग्रुप की, 13 देन 14। इसमें 13 ग्रुप में हम बात करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरॉन हैलाइड्स। 13 ग्रुप में आ गए, बोरॉन हैलाइड्स पर आ गए बेटा, है ना। बोरॉन हैलाइड में जैसे हमने एक बात कर दी, BX3 प्लस वाटर। सब लोग बताओ बेटा, रूम टेम्परेचर पर होगी हाइड्रोलिसिस या ड्रास्टिक कंडीशन पर? ड्रास्टिक। कैसे चेक करते हैं रूम और ड्रास्टिक? वैकेंट ऑर्बिटल है। वाटर कहाँ अटैक करेगा? बी पे, बोरॉन बी पे। पे, बोरॉन पे। वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं? है। है। क्राउडिंग बोलो। नहीं है। तो रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोलिसिस हुई, SN2 हो गया। नॉन रेडॉक्स SN2, प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट। वाटर जहां अटैक करेगा, हाँ, वाटर जहां अटैक करेगा उसका प्रोडक्ट बनेगा आर्थोबोरिक एसिड, और दूसरा बेटा यहाँ पर HX बन जाएगा, बना। अच्छा, जहां पर बेटा यहाँ पे X है, Cl, Br और I, ClBrI है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आएगा। अच्छा, एक चीज और देखिए, ये जो आर्थोबोरिक एसिड बेटा मिला है, आर्थोबोरिक एसिड जो मिला है, ये H+ फर्निश नहीं करता है? नहीं करते। अच्छा, हमने यहाँ पानी ले ही रखा है, हमने यहाँ पे खूब सारा पानी ले रखा है। तो अब ये आर्थोबोरिक एसिड सबने जानते होंगे कि यहाँ पर ये लुईस एसिड और ये लुईस बेस, इन दोनों के बीच रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, BOH4- प्लस हाइड्रोनियम आयन बनेगा ना बेटा, ये वाला। यस सर। और इसका जो Ka वैल्यू है इज इक्वल टू 7 6.4 into 10 to the power of -10, या 7 है, आई थिंक, थोड़ा मैं कंफ्यूजन हो रहा, 7 है या 6, चलो छोड़ो। अच्छा, ये बताओ बेटा, जैसे हम BCl3, BBr3, Bi3, इनकी जब हाइड्रोलिसिस हम कराएंगे तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। BCl3, BBr3, Bi3 की जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बेटा 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। प्रोडक्ट नंबर 1 आर्थोबोरिक एसिड, प्रोडक्ट 2 हैलोजन एसिड, प्रोडक्ट 3 ये मिलेगा, हाँ ये बेटा मिलेगा, लेकिन बहुत ही लो कंसेंट्रेशन मिलेगा कि हाई कंसेंट्रेशन मिलेगा?
लो 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 कंसेंट्रेशन। आप देख रहे हैं बेटा इसका ये है। के अच्छा एक चीज और है, एक और चीज है, एक तो इसका के वैल्यू बहुत कम है, दूसरा आप देखिए यहाँ पर मीडियम एसिडिक हो रहा ना, ये मीडियम एचएक्स बन रहा, तो Yes, एचएक्स के की प्रेजेंस में ये इक्विलिब्रियम और लेफ्ट रहेगा राइट रहेगा? लेफ्ट लेफ्ट रहेगा। तो Common है मैं left. इसे हाँ Yes. इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कभी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि इन बोरान के हैलाइड में कौन सा प्रोडक्ट, हाइड्रोलिसिस में कौन सा प्रोडक्ट जो मिलता है जिसका अमाउंट बहुत कम होगा, समझ गए ना, या और कौन कौन मिलेंगे, इस टाइप का सवाल आया, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट पर हाईलाइट किया। अब मैं आगे बात करता हूँ BF3 में क्या बात, BF3 को क्यों यहाँ पे शामिल नहीं किया? वैकेंट ऑर्बिटल है। However, BF3 undergoes partial hydrolysis। लेकिन बेटा BF3 पार्शियल हाइड्रोलिसिस में जाता है, ये क्यों? पार्शियल का क्या मतलब, देखिए समझाता हूं। BF3 प्लस वाटर, रूम टेम्परेचर SN2, ये बन गया आर्थोबोरिक एसिड। आर्थोबोरिक एसिड बना N प्लस HF बन गया 3HF। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर ले, बन गया नॉर्मल। अच्छा एक और बताओ, अगर BF3 उस टाइप की पार्शियल हाइड्रोलिसिस जाता जैसा हमने आपको पिछले क्लास में बताया था AXN, वो तो है नहीं कि है? नहीं है। नहीं हाँ, तो ये देखो फॉलो कर गया, पहले ऐसे फॉलो कर गया। अब देखना है एक चीज और बेटा, जैसी रिएक्शन प्रोसीड करेगी, जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, अब ये HF बन गया। HF एक अच्छा सा लुईस बेस है, ये अच्छा सा लुईस बेस है, ये लुईस एसिड है और एक लुईस एसिड ये है। तो जैसे जैसे HF बनता जाएगा तो HF की प्रेजेंस में आर्थोबोरिक एसिड या BF3 का सर्वाइवल मुश्किल होगा। क्यों? यस सर। क्यों? एसिड बेस रिएक्शन। क्यों सर्वाइवल? एसिड पे क्योंकि लुईस एसिड बेस रिएक्शन होगा। Yes. लेकिन हमको ये बताओ कि आर्थोबोरिक एसिड और BF3 में कौन बढ़िया लुईस एसिड होगा? BF3 BF3 आर्थोबोरिक एसिड बेटर लुईस एसिड। ये मैंने एक्सप्लेन किया था तुम लोगों को बैक बॉन्डिंग में कि आर्थोबोरिक एसिड इज अ बेटर लुईस एसिड देन BF3, क्योंकि BF3 में बेटा बैक बॉन्ड बेटर है एज कंपेरिजन टू आर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड, है ना। तो ये Yes. जो आर्थोबोरिक एसिड है जो मिला है, ये रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ? HF के साथ रिएक्ट कर जाएगा। रिएक्ट करके क्या बनाएगा? एक मिनट पहले इसकी मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूं, है ना, तो आपको तब प्रोडक्ट लिखने में आसानी होगी। देखिए ये आर्थोबोरिक एसिड और प्लस HF आ गया। ये अटैक कहाँ करेगा? बोरान पे। जैसे अटैक करेगा, अब यहां पर क्या होगा? बोरॉन आ गया और फ्लोरीन, और दिस इज H, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, OH, OH, OH। क्या निकल जाएगा बताएं? यहां से माइनस वाटर निकल गया और बन क्या गया? यहाँ पे बोरान पे फ्लोरीन आ गया, OH आ गया, OH आ गया। फिर ऐसे ही हम 2 HF और ऐड करा दें, फिर हमने बना दिया यहाँ पे BF3 बना दिया। BF3 के बाद फिर इसकी रिएक्शन फिर HF के साथ होती है। तो अब क्या बन जाएगा? बोरॉन, फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन माइनस, और यहाँ क्या आ गया बेटा? H प्लस। ये तो आएगा ना? यस सर। हेलो, यस सर। अच्छा जरा सोचिए एक बार बेटा, एक इस मैकेनिज्म से एक बार जरा सोचिए।
हम आर्थोबोरिक एसिड की रिएक्शन जब HF के साथ होगी, दिस इज लुईस एसिड, दिस इज लुईस बेस, तो आर्थोबोरिक एसिड वापस BF3 प्रोड्यूस कर रहा है। और हम BF3 से तो चले थे ना, देखिए यस हम सर। बेटा BF3 से चले थे, हम BF3 से चले थे और हमने ये प्रोडक्ट बनाया और वापस देखिए यहां पर क्या हो गया, फिर BF3 बन गया N प्लस HF, ये BF3 फिर बन गया, इसको हटा देता हूं। देखो इन दोनों की रिएक्शन से BF3 फिर बन गया, देखो ये बना कि नहीं बना, ये देखो बना, और ये BF3 फिर क्या हुआ, ये BF3 वापस HF के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, HbF4। HbF4 बन गया, ठीक है ना। चलो इसको बैलेंस कर लीजिए स्टूडेंट्स, एंड प्लस यहाँ पर वाटर आ जाएगा, यहाँ पर फ्लोरीन बना दो 4 ही तो आएगा ना बेटा, फ्लोरीन आ गया 4, अच्छा हाइड्रोजन बेटा कितने हो गए 7 और ऑक्सीजन 3, बैलेंस हो गया। अच्छा अब इसको ऐसा करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, इसको ऐड कर देता हूँ। जब ऐड करेंगे तो आप बताइए दोनों रिएक्शन में किसको डिलीट करूं मैं, H3PO3 आर्थोबोरिक एसिड आर्थोबोरिक एसिड या HF को डिलीट करूं, ऑर्थोबोरिक ऑर्थोबोरिक आर्थोबोरिक एसिड को डिलीट करोगे, HF को डिलीट नहीं करोगे। HF के साथ रिएक्शन करने के लिए 2 चीजें बहुत ज्यादा है, कौन कौन, आर्थोबोरिक एसिड भी अवेलेबल है, बोलो, आर्थोबोरिक एसिड भी अवेलेबल है और क्या अवेलेबल है बेटा, BF3 भी तो है ना, दोनों चीजें अवेलेबल है ना, BF3 के साथ भी रिएक्शन कर सकता और ये भी रिएक्शन कर सकता है। तो अब देखिए मैंने इसको क्या किया, इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं, 4 से, इसको मल्टीप्लाई करूं 3 से, बोलो ये तो आएगा ना। तो यहां पर 12 BF3 आ गए, कितने 12 BF3 प्लस, अरे सॉरी 4 BF3 आएगा सर। हाँ मैं गलती लिख दिया, 4 BF3 और वाटर बेटा कितने होंगे, 12 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे, यानी 3 वाटर आए, 3 वाटर आए, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हुई। अच्छा 3 मॉलिक्यूल ऑफ HbF4 आ गए, इधर लाइट आ गई, लाइट यहाँ मंदिर है ना, मंदिर, ये बन गया N प्लस 3, ये मिल गए, और आर्थोबोरिक एसिड 1 मॉलिक्यूल आर्थोबोरिक एसिड का मिल गया, और कुछ तो नहीं है ना, और कुछ बेटा नहीं। अच्छा अब मैं आपको इसको पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्यों बोला गया, मैं इस पे जवाब देता हूं। हमने लिए 4 मॉलिक्यूल BF3 के लिए, 4 मॉलिक्यूल BF3 के लिए, तो हमारी उम्मीद थी कि 4 मॉलिक्यूल आर्थोबोरिक एसिड मिलने चाहिए, बोलो, लेकिन मिला 1, हमको मिला 1, या ऐसे सोचिए 4 आर्थोबोरिक एसिड, 4 BF3 की हाइड्रोलिसिस हुई थी, 4 BF3 की हाइड्रोलिसिस हुई थी, तो 4 आर्थोबोरिक एसिड मिले हुए होंगे, जिनमें से 3 आर्थोबोरिक एसिड वापस BF3 में कन्वर्ट हो गए बिकॉज ऑफ देयर रिएक्शन विद HF। यस सर, बोलिए, यस सर, यस 4 आर्थोबोरिक एसिड मिले थे, 4 में से 3 आर्थोबोरिक एसिड वापस BF3 में कन्वर्ट हो गए, और वो BF3 में कन्वर्ट हो जाने के बाद, अरे बंद करो, ये किसके यहां से आ रही भाई आवाज,
कार्तिक। तो 3 आर्थोबोरिक एसिड से वापस BF3 मिल गए और ये 3 BF3 फिर स्टेबलाइज हो गए, किससे साथ कंबाइन करके? HF के साथ कंबाइन करके। HF के साथ कंबाइन करके BF3 स्टेबलाइज हो गए। अच्छा, ये HbF4 स्टेबलाइज है कि नहीं? इसका हाइड्रोलिसिस अब नहीं हो सकता कि हो सकता है? बताओ, मेरे को जवाब दो। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बोरान पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं, इसलिए इसको पार्शियल बोला गया है। पार्शियल इसलिए बोला गया कि जितने मोल हमने BF3 के लिए थे उतने मोल फाइनल प्रोडक्ट में, यानी जैसे 4 मोल लिए तो 3 मोल वापस BF3 हमको मिल गए, हाइड्रोलाइज होके वापस हमें 3 मोल BF3 के मिल गए और वो स्टेबलाइज हो गए HF के साथ कंबाइन करके, किसमें? फ्लोबोरिक एसिड में। यानी वापस रिएक्टेंट हमको फिर मिल गया, यानी पूरा हाइड्रोलाइज यहां पे नहीं हुआ, यानी फाइनली, ठीक है ना, वापस हमको रिएक्टेंट मिल गया जो हाइड्रोलाइज हो ही नहीं सकता, इसलिए इसको पार्शियल हाइड्रोलिसिस की गई। अच्छा, एक बात बताएं, पिछली पार्शियल हाइड्रोलिसिस और इस पार्शियल हाइड्रोलिसिस में अंतर क्या है? पिछली पार्शियल हाइड्रोलिसिस में ये था कि मैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस भी करा सकता हूं, कंप्लीट भी करा सकता हूं। बोलो। पिछली कौन सी? और पिछली जो अभी बताया था AXN वाली, Yes. AXN बताया ना, उसमें आप पार्शियल भी करा सकते हैं और कंप्लीट भी करा सकते हैं। यहाँ क्या हुआ? पार्शियल हो सकता है। यहाँ पर पार्शियल फाइनल प्रोडक्ट के बेसिस पर हम इसको पार्शियल बोल रहे हैं। रिमेंबर, Yes, on sir. the basis of final product we are saying it is partial. Why partial? क्योंकि 4 BF3 से हमको 4 आर्थोबोरिक एसिड मिलना चाहिए, हमको मिला आर्थोबोरिक एसिड 1, और इस प्रोडक्ट में, ये जो प्रोडक्ट में ग्रीन से बना रहा हूं, इसमें क्या है? 3 BF3 BF3 के मालिक के 3 BF3 स्टेबलाइज हो गए जो हाइड्रोलाइज हो ही नहीं सकते, इसलिए इसको पार्शियल कहा गया। ठीक है ना? Yes, sir. अच्छा, ओके। अच्छा, एक और बात यहां पर बेटा, अगर हम इनका हाइड्रोलिसिस की बात किया तो अभी हमको बताओ कि जब हम BF3 की हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ BF3 we obtain क्या क्या बेटा? एक तो आपको आर्थोबोरिक एसिड मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा? HbF4, तीसरा क्या मिलेगा? BOH whole 4 minus in low concentration, in very low concentration। सही ना? 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। HF नहीं मिलेगा, याद रखना, HF नहीं मिलेगा यहाँ पे, है ना बेटा? HF नहीं मिलेगा। यस। अच्छा, ओके। अच्छा, अब यहां पर लिखो ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। सबसे ज्यादा बेटा कौन होगा? BF3, BaCl3, BBr3 और Bi3 में सबसे बढ़िया हाइड्रोलिसिस किसकी होगी? ये ऑर्डर होगा। क्यों? लुईस एसिड बेस है ना बेटा? ये क्वेश्चन आया भी था जब बैक बॉन्डिंग पढ़ाया था आपको, है ना? तो बेटा 13 ग्रुप में हाइड्रोलिसिस ये खत्म हुई। अब मैं आता हूं 14 ग्रुप की हाइड्रोलिसिस में। 14 ग्रुप की हाइड्रोलिसिस में सिलिकॉन हैलाइड्स हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ सिलिकॉन हैलाइड्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ सिलिकॉन हैलाइड्स, यहां बेटा लेते हैं SiX4 प्लस वाटर। प्रोडक्ट चलो बताओ सब लोग, पहले बताइए रूम टेम्परेचर या डास्टिक कंडीशन?
रूम टेम्परेचर Room temperature. रूम टेम्परेचर, SN1 SN2 SN2. SN2 SN2, रिडॉक्स नॉन रिडॉक्स, Non-redox. नॉन रिडॉक्स। प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, प्रोडक्ट एसिड बताओ। HSIO HSiO3. SiO4 SIO O2 H4SiO4 यानी सिलिसिक एसिड yes sir. N plus 4HX, Thanks. रूम टेम्परेचर SN2, ठीक 4, जहां पर X is equal to again Cl Br and I। बेटा Cl Br I यहां पे भी है, फिर आगे मैं लिखूंगा however SiF4 undergoes partial hydrolysis, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। बेटा SiF4 पार्शियल हाइड्रोलिसिस में जाता है, देखिए कैसे, चलो बात करते हैं। SiF4 लिया, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराई, रूम टेम्परेचर SN2 4, प्रोडक्ट क्या बना बेटा H4SiO4 N plus 4HF। अब ध्यान दो बेटा, HF एक बहुत अच्छा लुईस बेस है, और आप बताइए मेरे को इन दोनों में कौन अच्छा लुईस एसिड है? H4SiO4 SiO4 सिलिसिक एसिड। अच्छा एक बात बताओ बेटा, यहाँ सिलिकॉन थर्ड पे ध्यान देना है, सिलिकॉन थर्ड पीरियड का है और फ्लोरीन सेकंड पीरियड का। बैक बॉन्डिंग यहाँ पे भी है, बैक बॉन्डिंग दोनों में ना बैक बॉन्डिंग। यस सर। तो सेकंड थर्ड में बैक बॉन्डिंग डोमिनेट करता है या इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है? बोलो इंडक्टिव। बोलो इंडक्टिव। I plus I इंडक्टिव है, तो अगर इंडक्टिव डोमिनेट करता तो SiF4 और सिलिसिक एसिड में कौन बेहतर लुईस एसिड होगा? SiF4 SiF4 आएगा, है ना? तो Yes, sir. SiF4 ये बेटर होगा बेटा, है ना, ये बेटर होगा। ये इसको आप हटा दीजिए यहाँ से, सॉरी। अब देखिए इसी का कंट्रास्ट मैंने आपको बताया था, शायद इसीलिए आप लोग, ये देखिए यहां क्या था, देखो यहां बेटा BF है और BO है, BF BO सेकंड में बैक बॉन्डिंग डोमिनेटिंग होगी, इंडक्टिव बैक डोमिनेटिंग बॉन्डिंग होगा, डोमिनेटिंग होगी। बैक बॉन्डिंग डोमिनेटिंग होगा, है ना? तो यहां पर ऑर्थोबोरिक एसिड लिया, ठीक है ना? तो यहाँ पे BF3 में बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, तो समझ गए ना वहां पे। अच्छा एक चीज और बात आई है मेरे को, जिस तरीके से रिएक्शन मैंने यहां पर ये वाली कराई थी, ऐसी रिएक्शन मैंने BCl3 में BBr3 में क्यों नहीं कराई? वो आपने ऊपर करा दी। नहीं क्राउडिंग हो जाएगी सर। एक्चुअली क्राउडिंग का मेन बेसिस है, क्राउडिंग का मेन बेसिस है, ठीक है ना? ये मैंने यहाँ पे 3 नहीं लिखा, देखो क्राउडिंग का बेसिकली वहां पे बेसिस है ना? क्राउडिंग का बेसिस है। और आपको बता दें BCl3 में BCl3 और ऑर्थोबोरिक एसिड में BCl3 बेटर लुईस एसिड होगा, है ना बेटा? जैसे मान लिया अगर हम BCl3 की यहाँ हाइड्रोलिसिस कराते तो ऑर्थोबोरिक एसिड बनता और HCl बनता, तो HCl किसके साथ रिएक्शन करता लुईस एसिड बेस में? BCl3 के साथ रिएक्शन करता है, BCl3 के साथ क्या होगा? क्राउडिंग का फैक्टर आ जाता है। अच्छा अब चलिए यहाँ की बात करते हैं, तो इसमें SiF4 आ गया, तो जो बेटा यहाँ पर HF बना है, ये HF SiF4 के साथ रिएक्ट करेगा। HF प्रोडक्ट बताओ क्या बनाओ, लिखो, बोलो बेटा प्रोडक्ट बताओ। ये लुईस एसिड, लुईस बेस, लुईस एसिड, बोलो प्रोडक्ट बताओ। H2SiF6 आ गया, है ना? अब इनको जोड़ दीजिए, क्या हटाऊं यहां से?
इन दोनों रिएक्शन से कौन सा हटाऊं, सिलिसिक HF। एसिड या एचएफ? एचएफ हटेगा। HF। इसको HF। 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल SiF4 के आ गए। सर ये Plus डिसाइड 4 कैसे करते हैं कि किसको हटाना है? बेटा जो रिएक्ट करेगा, जो है ना, जैसे यहाँ पर HF रिएक्ट करेगा, HF जो है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ? SiF4 के साथ। रिएक्टिव स्पीसीज तो वही है ना, मेन रिएक्टिव। अगर वो ना होती तो कोई दिक्कत नहीं होता, समझ गया ना? यस सर। नहीं, तो अब यहाँ पर इसके साथ बेटा रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हुई तो क्या बना? ट्वाइस H2SiF6 प्लस H4SiO4। अगेन इसको मिलने पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्यों बोला गया बेटा? मिलने पार्शियल 3 से हाइड्रोलिसिस, मिला 1। हाँ 3 मॉलिक्यूल हमने लिए थे, हमको मिला 1 मॉलिक्यूल। और ध्यान देना बेटा, 3 मॉलिक्यूल में एक ही मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज हो पाया, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल जब हाइड्रोलाइज हुआ होगा तो उससे जो बना HF, उस HF ने बचे हुए 2 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स एसिड बना ली, और वो कॉम्प्लेक्स एसिड का फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता है। क्यों हो सकता है? नहीं आप है। मेरे को बताइए, इस एसिड का फर्दर हाइड्रोलिसिस हो सकता है? नहीं हो सकता, जबकि यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट ऑर्बिटल तो है सिलिकॉन पर, लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि वाटर जब अटैक करेगा तो 7वां बॉन्ड बनेगा, क्राउडिंग आएगी, है ना? क्राउडिंग की बेसिस है, इसलिए यहाँ पे ये रिएक्ट नहीं करेगा। समझ गए? दोनों में अंतर, डिफरेंस समझ गया है कि यहाँ पे, इसलिए इसको पार्शियल हाइड्रोलिसिस कहा गया बेटा। अच्छा, ये रिएक्शन आपको, ये जो मैंने लिखी है ना बेटा, ये रिएक्शन भी कुछ दिन पहले मैंने डिस्कस किया था आपको। सल्फ्यूरिक एसिड की एक प्रॉपर्टी पढ़ाते समय, आपको याद है? ये रिएक्शन, जो भी रिएक्शन हमने लिखी, ये रिएक्शन देखिए, आपको याद होगा मैंने इस टाइप की रिएक्शन यहाँ बनाई थी कि एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें फ्लोराइड रखा हुआ है, कैल्शियम फ्लोराइड रखा हुआ है, और मैंने यहाँ कंसेंट्रेट H2SO4 डाला हुआ है, ठीक बेटा? और यहाँ से HF निकलेगा, और HF से यहाँ SiF4 निकलेगा। SiF4 के कांटेक्ट में ग्लास रॉड लाते हैं, दैट इज डिप्ड इनटू वाटर, याद है ना? हाँ ये SiF4, और यहाँ पर यहाँ एक वाइट डेपोजिशन आ गया था, याद है ना? वाइट डेपोजिशन, वाइट डेपोजिशन। और हमने बताया था वाइट डेपोजिशन आया था मेटासिलिसिक एसिड का, यहाँ आर्थोसिलिसिक एसिड बना। आर्थोसिलिसिक एसिड बेटा इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा खूब है और ग्लास रॉड पर पानी की मात्रा कम है, इसलिए यहाँ पे इसका मेटा फॉर्म बनेगा। मेटा फॉर्म सभी लोग जानते हैं पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है ना बेटा? पॉलीमेरिक फॉर्म में। यस सर। यस सर। इसलिए यहाँ व्हाइट डिपोजिशन आया था। तो बेटा 14 ग्रुप भी इतना पढ़ाना है हमारे को। 14 ग्रुप के बाद अब मैं एक सेकंड ग्रुप में आता हूं, यानी एस ब्लॉक में बेरिलियम का हमें केस एक बताना है, बेरिलियम क्लोराइड का केस हमें बताना है ना? हाइड्रोलिसिस ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। हाइड्रोलिसिस ऑफ बेरिलियम क्लोराइड, चलो बताओ बेटा। देखिए बेरिलियम क्लोराइड BeCl2, इसकी हाइड्रोलिसिस वाटर के हुई तो रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोलिसिस होगी ना? बोलो, आवाज नहीं आ रही स्टूडेंट्स? यस सर। चलो, रूम टेम्परेचर पर वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं? बेरिलियम पर वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं? बोलिए। है। क्राउडिंग नहीं है। नहीं है। तो SN1 SN2 SN2 प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा? हमने बताया था जिस पर अटैक करेगा उसका ऑक्सी एसिड बनेगा अगर वो नॉन मेटल है तो। जिस पर अटैक कर रहा है उसका बनेगा ऑक्सी एसिड अगर वो नॉन मेटल है तो। क्या बेरिलियम नॉन मेटल है? नो सर। नहीं। फिर क्या बनेगा यहाँ पे?
इसका बन गया Oxide. बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 HCl। हो गया सिंपल। अच्छा, अब मान लिया यहाँ एक मॉलिक्यूल, ये बेरिलियम क्लोराइड था, मान लिया ऐसा लिखा हुआ है, बेरिलियम क्लोराइड सॉलिड लिखा हुआ है, एन प्लस वाटर रूम टेम्परेचर। देखिए दोनों में अंतर है कि नहीं? अंतर है। हाँ यस सर। वैसे क्या? तो सॉलिड वाला चेन फॉर्म में एक्वस होगा। स्पेस। हाँ, ये चेन Bandite फॉर्म में chain होगा है बेटा, वो मोनो है ना। तो यहाँ पर बन जाएगा बेरिलियम, बेरिलियम OH, 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 है ना। ये बन सकता है यहाँ पे 2 माइनस, और ये भी बन सकता है बेरिलियम, बेरिलियम, बेरिलियम। पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड मिल रहा है यहाँ पे। दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सी। अरे डाइमराइज कर जाएगा क्या? अभी रखो, पॉलीहाइड्रोक्सी बेरिलियम, बेरिलियम कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो पहला वाला तो ओके, सेकंड कैसे होता है वो मैं इसका एक बार मैकेनिज्म बताता हूं, किस तरीके से फॉलो करेगा, है ना। सेकंड बताता हूं मैं। देखिए ये मैकेनिज्म यहां पे लिखता हूं, बेरिलियम, बेरिलियम, बेरिलियम। ये इस तरीके से यहाँ पे ये सॉलिड हो गया, Cl, 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 इस तरीके से। मान लो बेटा इसका रिएक्शन वाटर के साथ होता है, तो जब वाटर के साथ होगा तो पहले यहां पर क्या बनेगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, X लिख दिया मैंने। बहुत सारे मॉलिक्यूल यहाँ पे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के मिलेंगे, और प्लस यहां पर HCl मिलेगा। अच्छा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड सभी को मालूम है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं है बेटा? हेलो, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, देखिए ना। Yes, मैं sir. यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेके चल रहा हूं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये आपस में डाइमराइज कर जाएंगे, डाइमराइजेशन, और बन जाएगा बेरिलियम, बेरिलियम OH, OH, दिस इज OH एंड OH, डाइमर बन गया। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि अगर बेरिलियम का एक मॉलिक्यूल है तो अकेला रहेगा, अगर बेरिलियम के कई सारे मॉलिक्यूल अगर हैं तो नो डाउट वो डाइमराइज, पॉलीमराइज करेंगे, है ना, और वो पॉलीमराइज करेंगे। अच्छा, तो ऐसे ये भी डाइमराइज, पॉलीमराइज हो जाएगा, लेकिन मैंने डाइमर बनाया यहाँ पे। अच्छा, यहां पर वाटर मैंने ले रखा है एक्सेस में, और अभी ये जो डाइमर बना है बेटा, ये डाइमर अभी जो बना है, ये अभी जो है, अभी जो है फिर वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, लुईस एसिड बेस, बेरिलियम OH2 प्लस माइनस OH, एक मिनट बेटा जरा।
हेलो, हाँ स्टूडेंट्स, हेलो। यस सर। हाँ देखिए बेटा, यहाँ पर क्या हुआ, ये एक पॉलीमर था बेटा, है ना, पॉलीमेरिक, BCl2 हो गया, है ना। हाइड्रोलिसिस हुआ तो यहाँ X बेरिलियम हाइड्रोक्साइड मिल गए। X बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोलिसिस हुआ, सॉरी X बेरिलियम हाइड्रोक्साइड मिल गए। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इनका डाइमेराइजेशन मैंने यहाँ दिखाया, पॉलीमराइजेशन भी हो सकता है क्योंकि हमने यहाँ पे जगह थोड़ा कम है, इसलिए हमने डाइमेराइजेशन दिखा के ये डाइमर बना दिया। चूंकि वाटर का कंटेंट यहाँ पर है तो वाटर बीइंग ए लुईस बेस ये अटैक कर गया यहाँ पे, ठीक है ना। और अटैक करने के बाद ध्यान दें यहाँ पे, शायद अगर यहाँ Cl होता तो ये डाइमर ब्रेक कर जाता उसके, लेकिन यहाँ पे वाटर है इसलिए यहाँ पे OH जो है मेंटेन रहेंगे ये, और वाटर के बाद यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक बेटा, बेरिलियम पे माइनस आ गया, फिर यहाँ से H+ निकल जाएगा, -2H+ निकल गया, तो यहाँ पर ये पॉलीहाइड्रोक्सी बेरिलियम कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। ये बात NCERT में भी लिखी गई है कि बेरिलियम क्लोराइड का जो हाइड्रोलिसिस है वो होता है तो वहां पर क्या होगा, हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स मिलते हैं। तो बेटा सेकंड ग्रुप हो गया, सेकंड 13, 14, 15, 16, 17, 18 में अगले क्लास कराऊंगा। इससे पहले आज अभी बचे हुए समय में मैं आपको एक आयनिक कंपाउंड का बेटा हाइड्रोलिसिस बता देता हूँ, बहुत बहुत आसान है, मतलब इससे जो भी मैंने समझा इससे भी आसान है ना, वो बता देता हूँ। सर वो अगली क्लास में कर लेंगे ना? अरे वो नहीं हो पाएगा बेटा, क्योंकि ज़ेनॉन ऐसा है कि मैं जब अगला क्लास पढ़ाऊंगा ना तो उसमें पूरा 18 ग्रुप में खत्म करा दूंगा, 18 ग्रुप की पूरी रिएक्शन में खत्म करा दूंगा। वो सभी टाइप्स ऑफ रिएक्शन खत्म? हाँ, टाइप ऑफ रिएक्शन अगले क्लास में खत्म हो जाएगा, तो 18 ग्रुप में खत्म करा दूंगा P ब्लॉक का अगले क्लास में। हाइड्रोलिसिस प्लस उसकी कुछ रिएक्शंस हैं वो खत्म करा देंगे। फिर देखिए यहां पर लिखिए हाइड्रोलिसिस बाय आयन एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज रिएक्शंस, ठीक बेटा। आयन एक्सचेंज रिएक्शंस में सबसे पहले शुरुआत करता हूं हम, चलो 15 ग्रुप से लेते हैं, नाइट्राइट्स। 15 ग्रुप में जैसे ले लिया हमने नाइट्राइट्स, या चलो फर्स्ट से ले लेता हूं, फर्स्ट ग्रुप में हाइड्राइट्स ले लेता हूं। हाइड्राइट्स बेटा जैसे हमने सोडियम हाइड्राइड लिया, सोडियम हाइड्राइड प्लस वाटर, बताओ बेटा ये सोडियम हाइड्राइड आयनिक है ना, हेलो? यस सर। यस सर। तो इस पे बेटा प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, और वाटर में क्या होगा, वाटर में एक H+ है, दूसरा OH- है, तो प्रोडक्ट क्या बना, H2 + NaOH, NaOH+ H2 बन गया। यस ऐसे यहां पर आएगा कैल्शियम हाइड्राइड, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गया, इसका -1 हो गया, N प्लस वाटर, प्रोडक्ट बताओ क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। इसको बेटा हाइड्रोलिथ कहते हैं, हाइड्रोलिथ। ये शायद पिछले साल पूछा गया था कि हाइड्रोलिथ किस कंपाउंड को कहा जाता है। सर मेंस में? हाँ मेंस में। ये हो गया आपका फर्स्ट ग्रुप कवर कर लिया। अब मैं फर्स्ट ग्रुप के बाद 15 ग्रुप में आता हूँ। 15 ग्रुप में नाइट्राइट्स हो गया, नाइट्राइट्स। नाइट्राइट्स में बेटा लिथियम में लिथियम नाइट्राइड हो गया, N प्लस वाटर। बताओ बेटा लिथियम पर क्या चार्ज होगा, +1, +1 और नाइट्राइड पे क्या होगा, 3- -3 यस ठीक है ना। आयन एक्सचेंज कराओगे तो क्या बनेगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड N+ अमोनिया।
ये अमोनिया गैस बनाने का एक मेथड भी हो गया कि नहीं हुआ? यस सर। Yes, sir. अब जरा सोचो बेटा, अब तक अपन लोगों ने कई मेथड पढ़ चुके हैं अमोनिया गैस के बनाने के। जैसे मैं आपको गिना देता हूं, किसी अमोनियम सॉल्ट में एल्कली डाल दो, अमोनिया बन जाएगा, ठीक है ना। किसी अमोनियम सॉल्ट्स को हीट करो जिसमें ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ना हो, अमोनिया मिल जाएगा। अब नाइट्राइट की हाइड्रोलिसिस से अमोनिया बन गया, ठीक है ना। इसको भी आगे जब हम पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे ना तो वहां पर आएगा प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। तो देखा जाए तो प्रिपरेशन तो मैंने करा दी, बस उनको एक बार हमें बोलना होगा। देखो ऐसे होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया सब बता दिया, कैसे मेटल केटायन के साथ रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स में क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर के साथ क्या होगा, वो सब बता दिया मैंने आपको। अच्छा, यहीं बेटा एक और बड़ा अच्छा मैग्नीशियम नाइट्राइट दिया जाता है, बहुत अच्छा केस है, मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस वाटर। हाँ सेम आ जाएगा, अमोनिया डायगोनल रिलेशन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस अमोनिया। फिर हमने लिया फास्फाइड्स। फास्फाइड में जैसे हमने कैल्शियम फास्फाइड ले लिया प्लस वाटर। बताओ कैल्शियम पर कितना चार्ज है, +2, फास्फाइड पर -3। प्रोडक्ट क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस फास्फीन। अब देखो ये फास्फीन बनाने का मेथड हो गया। यस आज के डेट में फास्फीन बनाने के मेथड में 4 पढ़ चुका हूं, 4 मैं आपको गिना देता हूं कौन कौन। सबसे पहले व्हाइट फास्फोरस को एल्कली के साथ हीट करने पर फास्फीन बनेगा। नंबर 2, फास्फोरस के एसिड को हीट करने पर डिस्प्रपोर्शनेट होगा, फास्फीन बनेगा। नंबर 3, फास्फोनियम आयन को, फास्फोनियम आयोडाइड को हीट करने पर एल्कली के साथ फास्फीन बन जाएगा। नंबर 4, फास्फाइड की हाइड्रोलिसिस होगा, फास्फीन की प्रिपरेशन खत्म। इसके अलावा कोई रिएक्शन ही नहीं, रिएक्शन। ओके, फिर 15 ग्रुप खत्म हुआ, फिर आए 16 ग्रुप में। बेटा 16 ग्रुप में पहले आता ऑक्साइड ले लो, चलो ऑक्साइड ले लो, ऑक्साइड ले लो। ऑक्साइड में जैसे मान लिया हमने Na2O ले लिया बेटा, और इसका रिएक्शन हमने कराया वाटर के साथ रूम टेम्परेचर पर। तो अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे अगेन आयन एक्सचेंज होगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और इसका ऑक्सीडेशन +1। तो यहाँ क्या बना, ट्वाइस NaOH आ जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी ना, नो सर। यहाँ कोई गैस का एवोल्यूशन नहीं आएगा। ऑक्साइड, हम कैल्शियम ऑक्साइड ले लें प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। अच्छा, अब मैं अगला केस ले सल्फाइड्स। सल्फाइड्स में जैसे एल्यूमिनियम सल्फाइड हो गया, एल्यूमिनियम सल्फाइड प्लस वाटर। बताओ बेटा रूम टेम्परेचर क्या प्रोडक्ट होगा, बोलिए। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस H2S गैस बनेगी। ये H2S गैस बनाने का मेथड हो गया। यस। क्रोमियम सल्फाइड प्लस वाटर क्या बनेगा, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2S। मैग्नीशियम सल्फाइड ले ले प्लस H2O, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस H2S। बेटा इस पर एक पॉइंट मैं बोलूंगा जो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। पी ब्लॉक सुना बेटा, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के जितने भी मेटल हैं सबके सल्फाइड वाटर इनसॉल्युबल होते हैं और कलर्ड होते हैं एक्सेप्ट जिंक। ये मैंने लिखाया बताया, याद है ना आपको। यस सर। पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के जितने मेटल हैं सबके सल्फाइड्स वाटर इनसॉल्युबल होंगे और कलर्ड होंगे, लेकिन बेटा जिंक का सल्फाइड व्हाइट होता है। लेकिन एल्यूमिनियम और क्रोमियम के सल्फाइड्स वाटर में हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और H2S गैस बनाते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा आगे चल के,
और अभी भी बता सकता हूं, ऐसा नहीं कि, लेकिन आगे बात करेंगे तो और बढ़िया आपको मजा आएगा। क्यों, क्या अभी बताऊं? नहीं सर, अगली बाद में। आगे बता दो। बाद में नहीं, चलो आगे बताएंगे। अभी बाकी है क्या? हाँ अभी बहुत बाकी है इसमें। देखिए अब ग्रुप कवर कर रहा हूं ना, मैंने 15 कवर कर लिया, फर्स्ट कवर किया, 15 कवर किया, 16 कवर कर लिया, 17 नहीं कवर करना, हाईलाइट है उसमें कोई मतलब नहीं। अब मैं इसके बाद आता हूँ 13 ग्रुप में, है ना, 13 हेलोज है, 18 में नहीं जाना है। अब 13 ग्रुप में क्या आएगा? बोराइड्स आएगा। क्या आएगा? बोराइड्स आएगा। या बता दूं अभी सल्फाइड में कौन H2S देगा कौन नहीं देगा? नो सर। नहीं बता सर, दो। बाद में। अच्छा चलो बाद में बता देंगे, वो हम एक्चुअली बेसिक रेडिकल से जोड़ना चाहते हैं। ओके, फिर बोराइड्स ले लिया। बोराइड्स बेटा कहाँ का प्रोडक्ट हो गया? बोरॉन का। जैसे मान लिया हमने मैग्नीशियम बोराइड ले लिया, मैग्नीशियम बोराइड का मतलब Mg थ्राइस B2 प्लस वाटर ले लिया। चलो बताओ बेटा, इसको थोड़ा रूम टेम्परेचर भी करा सकते हैं या थोड़ा वार्म कर दें, है ना, थोड़ा वार्म कर दें इसको। हल्का सा कोलन करेक्टर यहाँ पर आता है। बोलो, बोरान की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर -3 है, इसका +2 है। प्रोडक्ट बताओ। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना प्लस BH3 बना BH3। लेकिन हमको जवाब ये दो बेटा, क्या BH3 अकेला मॉलिक्यूल सरवाइव करेगा या नहीं? B2H6 में हो जाएगा, तुरंत हाइड्रोलाइज हो जाएगा, सॉरी तुरंत डाइमर में कन्वर्ट हो जाएगा, तुरंत डाइमर में कन्वर्ट हो जाएगा और बनेगा क्या? B2H6। अच्छा दूसरी बात ये बताओ, ये जो B2H6 बन तो गया, क्या ये पानी में सरवाइव करेगा? ये भी तो एक कोलेट मॉलिक्यूल है, लुईस एसिड है। अरे बेटा कोलेट मॉलिक्यूल है, लुईस एसिड है, तो पानी में नहीं बचेगा। बताओ वाटर कहाँ अटैक करेगा? बोलिए। एक तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो मिलेगा ही मिलेगा। वाटर कहाँ अटैक करेगा? बोरान पे अटैक करेगा। जिस पर अटैक करेगा उसका क्या बनेगा? ऑक्सीडेट, मतलब आर्थोबोरिक एसिड। और जो दूसरा एलिमेंट है उसका हाइड्राइड बनेगा। दूसरा एलिमेंट कौन है बचा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हाइड्राइड मतलब H2। तो फाइनल इक्वेशन ये बनेगा आपको, ठीक। तो 13 खत्म हुआ। अब बात करें सिलिसाइड्स, सिलिकॉन। हालांकि कार्बाइड्स भी आते हैं, है ना, कार्बाइड्स भी पढ़ाने में कितना समय है? ओके 51 हो रहा है। सिलिसाइड देखिए बेटा, सिलिसाइड में आ जाएगा मैग्नीशियम होल ट्वाइस सिलिकॉन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इसका आएगा -4 प्लस वाटर। चलिए वार्म करेंगे। बोले प्रोडक्ट बताएं क्या बना? MgOH होल ट्वाइस प्लस SiH4 बना। अच्छा SiH4 बन तो गया, लेकिन याद करो SiH4 ये सिलेन बोलते हैं, इसका नाम है सिलेन। लेकिन बेटा ये भी तो सिलेन तो एक कोवेलेंट कंपाउंड है कि नहीं, और पानी यहाँ मौजूद है, तो इसका फिर हाइड्रोलिसिस हो जाए, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। फिर चलो हाइड्रोलिसिस होगा तो वाटर कहाँ अटैक करेगा? सिलिकॉन पर। उसका क्या बनेगा? सिलिसिक एसिड बन गया। और दूसरे का क्या बना? हाइड्राइड मतलब H2। तो कार्बन रह गया, कार्बाइड रह गया। कार्बाइड थोड़ा सा बड़ा है, इट विल टेक 10 मिनट। नहीं सर, वो अब नेक्स्ट क्लास। चलो ठीक है, अगली क्लास पढ़ा देंगे। इट विल टेक 10 मिनट। और कार्बाइड के बाद फिर हमारा ये खत्म हो जाए, फिर हम आएंगे कहाँ पे? एक और आपको बताएंगे पैरोक्सी वाले कंपाउंड, सब मार्शल्स एसिड है, कैरोज एसिड है, उसकी हाइड्रोलिसिस बता के फिर हम आएंगे जिनॉन में। जिनॉन के फ्लोराइड की हाइड्रोलिसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेंस के सॉरी एडवांस के लिए।
तो छोड़ू बेटा, पढ़ाऊंगा और आगे बोलो। नहीं सर, छोड़ दो बस। अच्छा छोड़ दो। यस सर। चलो ठीक है, छोड़ देता हूँ। चलो छोड़ देता हूँ बेटा। सर वो कॉम वाला क्वेश्चन कैसे करना था वैसे? अरे कॉम पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। या नेगेटिव? नेगेटिव नहीं नेगेटिव नहीं सर, आएगा वो ना। तो ठीक है सर, उसपे नेगेटिव आएगा, हमको पॉजिटिव वाला ढूंढना था, लेकिन वो तो सब वो अरे कंपाउंड। ये बताओ, जो मॉलिक्यूल सर, वो एक पोलर सीरीज होगा होती है उसमें ना। पॉजिटिव पोल होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। जो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो उसमें पॉजिटिव कहाँ से ढूंढोगे भाई, है ना? हाँ हाँ यस। उसमें हाँ, उसमें एक पॉसिबिलिटी, अगर कॉम्पेयर पॉजिटिव चार्ज होता तो नॉन पोलर वाले भी आ सकते थे, क्योंकि नॉन पोलर वाले पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो है ही है ना, वो आ जाते। हाँ सर। तो एग्जामिनर ने अच्छा सवाल बनाया, उसने क्या किया, कॉम ले लिया। कॉम पे चूंकि नेगेटिव चार्ज आता तो पॉजिटिव में ढूंढना पड़ेगा, है ना? सर इसलिए वो यहाँ पे क्वेश्चन एनटीए के प्रैक्टिस टेस्ट में था। हाँ रहा होगा बेटा, प्रैक्टिस टेस्ट में रहा होगा। चलो ठीक है बेटा, फिर ओके, लीव कर रहा हूँ यस है ना? सर। ओके बाय सर, स्टूडेंट्स, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। कोई थैंक यू डाउट सर। क्वेश्चन किसी का? ओके ओके ओके। थैंक यू सर।